नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा होना था और उससे पहले मणिपुर से बवाल की खबरें सामने आने लगी। हालांकि जिस वक्त तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा हो चुका है। वो जनता को संबोधित कर चुके हैं और जो सौगातें उनको देनी थी वो उसका ऐलान कर चुके हैं। अब जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा दौरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जिस तरीके से मणिपुर में एक बार फिर से बवाल देखा गया, उसने सवाल खड़े किए। आज इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर में ये जो बार बार बवाल किया जाता है, इसके पीछे की हकीकत क्या है। क्या ये वाकई में कुकी और मैतेई समाज को आपस में भिड़ाने की साजिश बताने वाला कॉन्सेप्ट भर है, या फिर वहां पर ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है जिसके खिलाफ एन बीरेन सिंह ने अभियान चलाया था और उसके बाद उनकी सरकार गिरा दी गई। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। सर, ड्रग्स तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हम जब भी नशे की बात करते हैं तो हम सिर्फ पंजाब तक सीमित होकर रह जाते हैं, जबकि इस समस्या ने पूरे देश को घेर रखा है। ये समझना चाहूंगी आपसे। और दूसरा, ये मणिपुर वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि यहां पर मैंने सुना है कि बहुत अव्वल दर्जे की या बहुत अच्छी क्वालिटी की, चूंकि यहां पर अफीम मिलती है या कोई ऐसा कुछ मिलता है जिसकी वजह से सारी लड़ाई है। लेकिन मणिपुर में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि दो समुदायों की लड़ाई है। देखिए, मणिपुर में तीन चीजें हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि मणिपुर म्यांमार का बॉर्डर था। बिल्कुल। तो वहां से जो कुकीज थे वो इधर शिफ्ट होके आ गए। बड़े पैमाने पे मणिपुर में घुसपैठ हुई। मणिपुर भगवान कृष्ण की ससुराल है। बिल्कुल। मणिपुर के सारे जिलों के नाम आज भी विष्णुपुर ऐसे हमारे सनातन धर्म के ऊपर है। लेकिन बड़े प्लान्ड वे में वहां पे जब ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने वहां पे क्रिश्चियन कन्वर्ट कर दिया, जो हमारे ट्राइबल्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया, बड़े पैमाने पर उनको ईसाई बना दिया। फिर बाद में तो एक वो कन्वर्जन की प्रॉब्लम है, दूसरा घुसपैठ की प्रॉब्लम है, इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, जो कुकी शिफ्ट हो गए वहां पे। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपके ड्रग की। वहां पे जमीन कुछ ऐसी है कि वहां अच्छी क्वालिटी की ड्रग पैदा हो जाती है। उस पूरा वो ड्रग का कारोबार वहां चल रहा था बड़े पैमाने पे। जब से आज़ादी के बाद से लगातार चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, सरकारें भी मिली हुई थी, सांसद विधायक भी अपना ड्रग कारोबार में जो लोग काम करते हैं उनके साथ मिले हुए थे, सबको महीने का अपना जो भी कुछ कमीशन वमीशन सब आ रहा था, वो चल रहा था। एन बीरेन सिंह जी ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू किया। कार्रवाई के बाद फिर वहां पे अपने आप एक नया रूप ले लिया। वहां पे एक जो चौथा जो डायमेंशन है वो एनजीओज का है। अच्छा। वहां पे बहुत बड़ी संख्या में एनजीओज खुले हुए हैं जो इन्होंने एफसीआरए का लाइसेंस ले रखा है और बाहर से फंडिंग आ रही है उनको। वो जो एनजीओज है उसमें विदेश, उसमें चाइना से भी फंडिंग हो रही है, अमेरिका से भी फंडिंग हो रही है, दोनों से इनको फंडिंग हो रही है। तो एक तो कुकी, तीसरा कन्वर्जन, तीसरा घुसपैठ, चौथा ड्रग और पांचवा एनजीओ। ये पांच वहां के बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से वहां पे डेमोग्राफी भी बदल रही है, लगातार वहां अशांति फैली हुई है, लगातार वॉर भी हो रहा है। अब ये तो हो गई समस्या। अब इसका समाधान क्या है? समाधान तो यही है कि सबसे पहले अपना बॉर्डर ठीक से किया जाए। बॉर्डर पे कम से कम 25-30 फीट ऊंची दीवार बनाई जाए। मैं पहले भी कह चुका हूं, चीन ने सोचिए आज के 1000 साल पहले 21,000 मीटर चौड़ी दीवार बना दिया। 21,000, और वो भी कितनी, 20 फीट चौड़ी और 40 फीट ऊंची, 20 बाई 40 की। हमारी जो बाउंड्री, जो लैंड बाउंड्री है हमारी, 15,000 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है जो जमीन हमारे टच होती है। 11,000 किलोमीटर का हमारा समुद्र का बॉर्डर है। तो समुद्र के बॉर्डर पे एक बार दीवार ना बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर ऑलरेडी जो नेवी है वो लोग वहां पे जांच वाँच करते रहते हैं, देखते रहते हैं। और समुद्र के बॉर्डर से आना भी थोड़ा मुश्किल सा होता है। समुद्र के बॉर्डर पे लोग 2-4 लोग आ सकते हैं, मास में नहीं आ सकते। जो हमारा जमीनी बॉर्डर है 15,000 किलोमीटर का, उसमें से 4,000 किलोमीटर के आसपास आपका बांग्लादेश है, लगभग 3600-3700 किलोमीटर आपका चाइना बॉर्डर है जो जमीन लैंड बॉर्डर है, फिर आपका पाकिस्तान बॉर्डर है, फिर आपका नेपाल बॉर्डर है, फिर आपका अफगानिस्तान बॉर्डर है, आपका म्यांमार का बॉर्डर है। ये जो बॉर्डर खुले रहे उसका नतीजा ही हुआ कि आराम से लोग उधर से इधर आते रहे, इधर से आते रहे, और यहां आके भारत में उन्होंने धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा लिया। ये जो ड्रग का कारोबार हो रहा है यहाँ पे अपना मणिपुर में, इसमें मणिपुर के लोकल कम है, अच्छा। म्यांमार के ज्यादा है। वहां से
और मतलब मालिक उधर बैठा हुआ है, कारोबार इधर हो रहा है, तो फिर एजेंडा भी वहीं से चल रहा होगा। एजेंडा भी वहीं से चल रहा है, वहीं से उकसा रहा है, वहीं से राइफलें आ रही हैं, वहीं से बहुत ऑटोमेटिक गन्स आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये वहां से चल रहा है। तो इसलिए मैं तो यही सरकार से निवेदन करता हूं कि एक बार इस समय अगर बाकी काम रोकने पड़े तो रोक देना चाहिए, क्योंकि देश को सुरक्षित बनाना है ना। हम कहते हैं हाईवे 1 साल के बाद बन सकेगा, 2 साल बाद बनेगा। जो हाईवे अगले साल बनना है, ठीक है, 1 साल के लिए रोक दिया, वह 1 साल बाद बनेगा। इस समय जरूरत यह है कि हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो बहुत जरूरी भी हैं, लेकिन अगर उनको रोकना पड़े तो रोक देना चाहिए। सारा लेबर और मिस्त्री इस समय बॉर्डर पे लगाना चाहिए, मेरा अपना मानना है। और कम से कम, चलो अब चीन जैसी दीवार बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि चीन जैसी दीवार बनाना तो आपको 15-20 साल चाहिए। मान लो 1000 किलोमीटर हम साल में बनाए तो भी 15,000 किलोमीटर की बाउंड्री है तो 15 साल लगेगा। लेकिन इंस्टेंटली इतना काम कर सकते हैं कि फेंसिंग चारों तरफ कर सकते हैं, 30 फीट, 30-40, 30-40। क्यों नहीं करते? जो बात आपको समझ में आ रही है या आप हमें समझा रहे हैं, सरकार को नहीं समझ में आती है। इसमें क्या होता है कि एक तो वहां के राज्य सरकारों का भी कोलैबोरेशन, टाई अप चाहिए होता है, उनका सहयोग चाहिए होता है, वहां पे लैंड की, और ये उनके हाथ में वो सहयोग करें या ना करें। तो उसका भी समाधान तो स्वाभाविक सी बात है, आर्टिकल 355 उसका समाधान देता है कि केंद्र सरकार उसको यूज करे, आर्टिकल 355 को। और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगर कोई राज्य कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। आज तक कभी 355 को यूज नहीं हुआ। आर्टिकल 355 को लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं। आर्टिकल 356 यहाँ खूब यूज हुआ, सरकार गिराने के लिए। आपने सुनते हो ना, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, सरकार गिरा दिया, वो आर्टिकल 356 है। लेकिन उसके 356 के पहले 355 है, और उसमें पूरी केंद्र सरकार को शक्ति दिया हुआ है कि भारत में बाहरी खतरों से बचने के लिए, आंतरिक खतरों से बचने के लिए केंद्र सरकार चाहे तो अपने अधिकारों का उपयोग करे। अगर वहां की राज्य सरकार बाहरी खतरों से निपटने में केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रही है, अगर वहां की राज्य सरकार आंतरिक खतरों से निपटने में केंद्र का सहयोग नहीं कर रही है, उस सरकार को डिसमिस कर देना चाहिए, गिरा देना। कभी हुआ है देश में इसका यूज? कभी इसके लिए कभी यूज ही नहीं हुआ। पॉलिटिकल कारणों से सरकारें यहाँ खूब गिरी है। भाई अयोध्या में बाबरी जब ढांचा गिरा था तो 4 राज्य सरकारों को गिरा दिया था। बीजेपी की उस समय देश में 4 सरकारें थी, 4 की चारों को गिरा दिया। जबकि ढांचा गिरा था उत्तर प्रदेश में, चलो उत्तर प्रदेश सरकार गिराते समझते हैं, हिमाचल भी गिरा दिया, राजस्थान भी गिरा दिया, मध्य प्रदेश भी गिरा दिया। तो आर्टिकल 356 का उपयोग आज तक पॉलिटिकल कारणों से हुआ, लेकिन आर्टिकल 356 का उपयोग कभी इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, एक्सटर्नल एग्रेशन को मेंटेन करने के लिए कभी हुआ ही नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि भारत के संविधान के ऊपर जैसी चर्चा संसद में होनी चाहिए, कभी आज तक हुई नहीं। आर्टिकल 355 साफ साफ कहता है कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, कोई इंटरनल उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, उसके निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे, और राज्य सरकार न माने तो गिरा दे। तो चाहे वो आपका घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे वो आपके ड्रग का मुद्दा है, चाहे वो बंगाल असम में जैसी घुसपैठ हो रही है, या आपके मणिपुर में जैसा ड्रग का कारोबार। अच्छा, मणिपुर में सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। मणिपुर में धर्मांतरण भी है, मणिपुर में घुसपैठ भी है, मणिपुर में ड्रग का कारोबार भी है, मणिपुर में एक्सटर्नल एनजीओ जो बाहर से फंडिंग लेके काम कर रहे हैं वो भी। तो मणिपुर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। बाकी राज्यों में तो हिंदू खत्म हो चुके हैं, मेघालय में हिंदू खत्म हो गए, नागालैंड में हिंदू खत्म हो गए, ठीक है। आपके 7 राज्यों में से एक बचा कौन सा? एक मणिपुर तो बचा हुआ, जहां 50% बचे हुए हैं। कोशिश ये है कि ऐसा है यहाँ पे उत्पात मचाओ, ये करोगी, ये यहाँ से भी भाग जाए। हिंदू शांत प्रभाव प्रकृति का होता है, लड़ता है नहीं, वो चाहता है यार भाई ठीक है शांति से रहना, हमें तो 2 रोटी खाना, हम कहीं और शांति से चले जाएंगे। तो ये जो मणिपुर में हुआ उसका समाधान एक ही है, भयबिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। एक बार लगा के ढंग से सेना, एक बार लगा के ढंग से आर्मी, एक बार उनको ठीक करना पड़ेगा। एक बार ड्रग का पूरा जो कार्टेल है उसको तोड़ना पड़ेगा, ड्रग का पूरा नेक्सस तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों में इसलिए नहीं होता, हमारे नियम कानून ऐसे हैं कि आप किसी को गिरफ्तार करोगे तो कोर्ट खड़ी हो जाएगी मानवाधिकार की दुहाई लेके। तो आपको बहुत सारे नियम कानून बदलने पड़ेंगे। आपको एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा, भारत में जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और फिर संविधान की ठीक से व्याख्या करना पड़ेगा। नहीं तो मानवाधिकार के नाम पे जो आतंकवादियों को बचाने की कोशिश होती है, मानवाधिकार के नाम पे जो अलगाववादियों को बचाने की कोशिश होती है, ड्रग स्मगलर को बचाने की कोशिश होती है, वो तभी रुकेगा जब संविधान की एक बार ठीक से संसद में अच्छी सी व्याख्या हो जाए।
मतलब घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है ये तो चलिए हमें फिर भी समझ में आ गया इस वीडियो के जरिए, लेकिन कितने घुसपैठिए हैं, या घुसपैठियों के साथ साथ मैं चाहूंगी एक और क्वेश्चन ऐड करना, कितने फर्जी वोटर हैं इस वक्त भारत में जो एसआईआर पे चिल्ला रहे थे ये लोग? दोनों मुद्दों को उनका जवाब दीजिएगा। देखिए, मैंने पीआईएल फाइल किया था 2017 में, उसमें तो मैंने कहा था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। 17 में अब उनकी संख्या और बढ़ गई होगी। उसमें से बड़ी संख्या में घुसपैठियों ने धीरे धीरे करके ग्रेजुअली एक डॉक्यूमेंट बना लिया। सबसे आसान है भारत में आधार बनवाना, क्योंकि उसमें लोकल पार्षद या प्रधान से एक चिट्ठी लिखवानी है कि हाँ ये मैं इसको जानता हूं, ये इसका नाम है, ये इसके पिता का नाम है। इतना करते ही आधार बन जाता है। तो घुसपैठियों ने सबसे पहले आधार बनवा लिया 2000 रुपए देके। फिर जब आधार बन गया तो 2000 रुपए में तहसील के दलाल को पकड़ा, राशन कार्ड बनवा लिया। नगर निगम के दलाल को पकड़ा, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। फिर किसी दलाल को पकड़ा, उसने 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। जब 4-5 डॉक्यूमेंट हो गया और फिर वो जो पार्षद प्रधान था उसको बोला भाई हम तुम्हें वोट करेंगे, हमारे पास 30-40 वोट है। पार्षद प्रधान का जो चुनाव होता है वो 50 वोट से जीत हार होती है, 20 वोट से जीत हार होती है। वो बोला हमारा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो, हम तुम्हें वोट करेंगे। वो पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए वो उसको वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता। तो ये पूरा सिस्टम चल रहा है। मैंने अभी एक और पीआईएल फाइल किया है कि इस समय भारत में लगभग 5 करोड़ के आसपास फर्जी वोटर है। अच्छा, 5 करोड़ मौजूदा स्थिति में। इसलिए मैंने मांग किया कि देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। 65 लाख तो पता चल गए। 65 लाख पता चल गया। अभी आज ही इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम पूरे देश में एसआईआर कराने जा रहे हैं। ठीक, 65 लाख फर्जी पकड़े गए। इसमें 65 लाख सारे घुसपैठिए नहीं है, मैं एडमिट करता हूँ। 65 लाख में से काफी संख्या में ऐसे भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है उसका नाम वोटर आईडी लिस्ट में क्यों क्या कर रहा है? सही बात है। 65 लाख में कुछ ऐसे भी हैं जो अपना एरिया बदल चुके हैं, कहीं और उन्होंने जाकर वोटर आईडी बनवा लिया। तो जब कहीं और वोटर आईडी बनवाया फिर दो क्यों चलना चाहिए? लेकिन जो ज्यादा संख्या है वो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों की। अभी जब बंगाल में शुरू होगा, आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम बंगाल में शुरू करने जा रहे हैं। आप देखना बंगाल में 1 करोड़ के आसपास निकलेंगे। असम में भी इलेक्शन कमीशन ने बोला, क्योंकि 5 राज्यों में अगले साल मई में चुनाव है। 5 राज्य हैं, असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। पुडुचेरी में तो ज्यादा घुसपैठिए नहीं मिलेंगे, ज्यादा फर्जी वोटर नहीं मिलेंगे, लेकिन इन बाकी 4 राज्यों में बड़ी संख्या में, मतलब मेरा मानना है कि इन 4 राज्यों में ही लगभग 2 करोड़ फर्जी वोटर निकलेंगे। असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरल मिला के ही लगभग 2 करोड़ निकल आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पे जो आ रहे हैं वो म्यांमार वाले आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेश से बांग्लादेशी आ रहे हैं, या पाकिस्तान वाले जो आके शिफ्ट हो गए हैं, या बाकी अफगानिस्तानी जो है रुके पड़े हैं। वो सब डॉक्यूमेंट बनवा के आधार, राशन कार्ड। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में लगभग 20 पीआईएल आई हुई है। अच्छा जी। 20 पीआईएल। पूरे देश में एसआईआर होनी चाहिए, उसके लिए 1 पीआईएल है मेरी, ठीक है। और एसआईआर नहीं होनी चाहिए 20 पीआईएल, उसके लिए 20 पीआईएल है। तो सुप्रीम कोर्ट में अलग नजारा होता है। एक तरफ एक वकील खड़ा, एक तरफ 20 खड़े हुए, ठीक है। और उनकी एक नई डिमांड है, आधार को आप एक्सेप्ट करो। इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट अलाउ किया हुआ है कि भाई ये 11 डॉक्यूमेंट दिखाओ तो आपका हम वोटर आईडी में नाम जोड़ेंगे। वो 11 डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम आधार अलाउ करो। क्यों? क्योंकि सबसे आसानी से बनता है आधार। बाकी जो डॉक्यूमेंट बनता है, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, उस पर ना 2-3 लोगों के मुहर लगते हैं। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ तो पहले क्लर्क साइन करेगा, फिर उसके ऊपर वाला साइन करेगा, फिर उसके ऊपर वाला साइन करेगा, फिर आरटीओ साइन करेगा। राशन कार्ड भी बनवाने जाओ तो पहले लेखपाल साइन करेगा, पटवारी साइन करेगा, फिर एक कोई और करेगा, फिर तहसीलदार करेगा। ऐसे 3-4। आधार में कोई साइन ही नहीं होता। आधार में कोई साइन का सिस्टम ही नहीं है। दूसरा, बाकी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा 11 डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो सरकार के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल में है वो। अच्छा, आधार सरकार के कंट्रोल में नहीं। आधार को सरकार ने रोजगार देने के हिसाब से प्राइवेट लोगों को दे दिया, जिसको कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। वो गांव-गांव में कॉमन सर्विस। लेकिन फिर तो ये सरकार का भी फॉल्ट है, बिल्कुल। जब आधार लाया गया तो यही कहा गया था ये इकलौता डॉक्यूमेंट होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैंडेटरी इसको कर दिया गया था। नहीं, अब इस पे इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है तो सरकार ने भी हाथ झाड़ लिए। मतलब वो पूरा इसका ये आधार जिसलिए आया था वो पूरा प्रोसेस ही डिटेल हो चुका। किस लिए आया था आधार? आधार आया था, इसका नाम था यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, एक यूनिक आइडेंटिटी होगी जो व्यक्ति की बिल्कुल। होगी। तभी वो आंखों से स्कैनिंग हुई थी, आंखों से स्कैनिंग होगी, हाथ से होगी।
अब तो उसका पूरा पर्पज ही डिरेल हो चुका है। अच्छा, एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो आधार एक्ट बना है, कानून बना हुआ है, उसमें फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाने पे कोई सीरियस क्राइम, मतलब उसको अपराध नहीं डिक्लेयर किया है। तो इसलिए बनाने वालों को भी कोई डर नहीं है और बनाने वाले को भी कोई डर नहीं है। आराम से वो गांव में, देहात में, कॉमन सर्विस सेंटर वाला जो गांव का लड़का है, एक कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है, हाँ। छोटी सी दुकान में लेके बैठा हुआ है, कोई भी जाओ, बस पार्षद प्रधान की चिट्ठी उसको पकड़ाओ और वो कर देगा। मैं तो ऐसे भी जानता हूं बहुत सारे गांव में पार्षद प्रधान की चिट्ठी भी नहीं है, बस जब पूरा डॉक्यूमेंट ही फर्जी बन रहा है तो वो चिट्ठी भी फर्जी लिख देंगे। 2-2 हजार में बनाते जा रहे हैं, 2-2 हजार बना। ये बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा है। इसलिए सरकार को तत्काल आधार एक्ट को बदलना चाहिए। आधार, फर्जी आधार बनाने और फर्जी आधार बनवाने को, इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना चाहिए। जब तक ये जो कॉमन सर्विस सेंटर पे बैठ के बना रहे हैं, इसमें से 150 को जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक फर्जी आधार नहीं बंद होगा। आप देखो, रायबरेली में 20,000 फर्जी डॉक्यूमेंट बने हैं। उत्तर प्रदेश में 800 जिले हैं, भारत में 800 जिले। उस 800 जिलों में से एक जिला है रायबरेली। उस एक जिले रायबरेली में एक साल में 20,000 फर्जी डॉक्यूमेंट बने हैं। और जो 20,000 फर्जी डॉक्यूमेंट बने, उसमें से लगभग 15,000 हिंदू नाम से बने हैं। रामू, टिंकू, मोनू, सोनू, पिंकू, ऐसे जो कॉमन नेम होते हैं, ऐसे नाम से बने। और वो भी 15,000 जो फर्जी नाम से, मतलब 20,000 में से 15,000 हिंदू नाम से बने, वो सारे के सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। तो अब रोहिंग्या बांग्लादेशी बाहर वाले यहाँ पे हिंदू नाम से डॉक्यूमेंट, जहां जहां बीजेपी की, खासतौर पे बीजेपी की सरकार है, वहां हिंदू नाम से रह रहे हैं, हिंदू नाम से डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। आने वाला टाइम एक बड़ा खतरा मैं आपको बता रहा हूं। पूरे देश में जगह जगह जलसे होंगे। रायबरेली में 20,000 घुसपैठियों ने अपना डॉक्यूमेंट बनवा लिया हिंदू नाम से। देखना 4-5 साल के बाद एक बड़ा वहां जलसा होगा और वो 20,000 कहेंगे जी हम तो कन्वर्ट हो रहे हैं, हम तो हिंदू धर्म छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ बहुत छुआछूत है, यहाँ तो ब्राह्मणवाद है, यहाँ तो ये है। तो मतलब ये सब प्री प्लानिंग है। ये प्री प्लानिंग है। 10 साल के बाद पूरे देश में, हर शहर में, हर कस्बे में जो हिंदू होंगे वो मुसलमान बन रहे होंगे। हाँ, पर वो होंगे कन्वर्टेड, वो होंगे बांग्लादेशी, वो होंगे रोहिंग्या। वो पता चला। अब मुझे लग रहा है कि एक और खतरा है फिर तो अश्विनी जी, जो ये जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो हमारे नंबर आधार कार्ड से लिंक है, आने वाले टाइम में और स्कैम होंगे जिस तरीके से ये लोग आधार कार्ड बनवा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए, चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। इसलिए तो मैं कहता हूं कि इसको आप सिंपल, आप किसी को इसको ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आप नियम कानून नहीं बदलोगे। नियम कानून नहीं बदलेंगे। अब आप सोचिए ना, यूपी में योगी जी की सरकार है, योगी जी की इतनी धनक, मतलब हनक है, डरते हैं लोग कि बुलडोजर चलेगा, इससे चलेगा। इसके बाद भी रायबरेली में 20,000 फर्जी डॉक्यूमेंट बन गए। कैसे बन गए? 2-2 हजार रुपए देकर बन गए, पैसा ले। भ्रष्टाचार को भारत में देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। जब तक भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, इनकी नागरिकता खत्म करने, इनको फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाएंगे, तब तक तो ये सब चलता रहेगा। तब तक चाहे सरकार कितने कानून, सरकार कोई हो, मुख्यमंत्री कोई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भ्रष्टाचारियों को फांसी देना शुरू करेंगे, मैं कहता हूं भारत की आधी समस्या ठीक हो जाएगी। तो देखिए, मैंने जैसे कि शुरुआत में भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते और वो कब हमारे लिए गंभीर हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं। इस पर हमें चर्चा जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अहम जानकारी दी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा जरूर ये चर्चा आपको कैसी लगी।